हेलो, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। ये है हमारे स्टेटिस्टिक्स के रिवीजन लेक्चर। कल हमने इंडेक्स नंबर पे बात की, आज हम कोरिलेशन को साथ मिलके समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपन ने जो पैटर्न डिसाइड किया था कि ये दिन अपन वर्कशीट्स को देंगे माइक्रो की, उसको स्किप करके हम पहले ये रिवीजन कर रहे हैं। वर्कशीट्स अपन एक बार सारा सिलेबस हो जाने के बाद ही करेंगे। तो जो हमारे स्टेटिस्टिक्स के बिल्कुल लास्ट चैप्टर्स थे, इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन, वो हम पहले कर रहे हैं। बाकी जो आपका स्केड्यूल है वो उसी तरीके से फ्लो करता रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं को रिलेशन के बारे में। को रिलेशन बेसिकली अगर हम मतलब समझे ना, तो को रिलेशन इज नथिंग, दो चीजों के बीच का रिलेशन है। देखो, वेरिएबल ऐसी चीज होती है जो बदलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जो भी चीज बदल रही है, अगर उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है, यानी कि एक चीज के बढ़ने से घट रही हो, एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़ रही हो, या दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हो, ये दोनों वेरिएबल्स साथ में घट रहे हो, किसी भी प्रकार का मूवमेंट अगर दो चीजों में आता है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में एक को रिलेशन है। अब कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इसके थोड़ा सा मूव करने की वजह से ये भी थोड़ा सा ही मूव करती है, इसके थोड़ा सा मूव करने की वजह से बहुत ज्यादा मूव करती है। कितना कितना मूवमेंट आता है एक चीज के मूव करने से दूसरी चीज में, उसी को हम बोलते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं कि कोरिलेशन है, पर कितना कोरिलेशन है। अगर तो देखो, यहाँ पे थोड़ी चीजों को अपन ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब समझेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरीके के कोरिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। कोरिलेशन समझा, दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता। नाउ अगर एक रिलेशन के ऊपर जाने से, वैल्यू में इंक्रीज आने से, दूसरा वेरिएबल भी क्या करे, इंक्रीज कर जाए, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। एक वैल्यू के डिक्रीज होने की वजह से दूसरा भी क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, उसे भी बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब एक वैल्यू ऊपर जाए, दूसरी वैल्यू नीचे, यानी कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि उनके बीच में एक नेगेटिव को रिलेशन है। इसके नीचे आने की वजह से दूसरा क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। किसको बात समझ में आ रही है? देख लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ या ना? पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऊपर की बात हो रही है, नीचे भी आ सकते हो, लेकिन दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ रिश्ता कितना गहरा है, उसके बेसिस पे हम कोरिलेशन को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब आपको समझ में है? पॉजिटिव का मतलब है जितनी एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज उतनी ही घट रही है। से एक चीज 10 स्टेप ऊपर गई, दूसरी चीज 10 स्टेप नीचे आ जाएगी। नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा, एक चीज ऊपर जा रही है 10 स्टेप से, दूसरी चीज भी 10 ही स्टेप से ऊपर जाएगी। यानी कि जब भी हम बात करेंगे कि दो वेरिएबल में सेम चेंज आ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उसे बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव को रिलेशन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम चेंज आ रहा है, तो उसे बोलेंगे नेगेटिव परफेक्टली नेगेटिव को रिलेशन। अगर एक के चेंज करने की वजह से दूसरे में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो उसे बोलेंगे उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन। अगर हम बात करेंगे, जरूरी नहीं है, ये सब हमारे पास एक्सट्रीम केसेस हो गए, बीच में भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो हमारे पास क्या बैठते हैं, तीन बैठते। देखो, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करो, नंबर लाइन पे लोकेट कर लो। ये आपका -1 हो गया, ये 1 हो गया, एंड ये 0 हो गया। अगर इधर है तो इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ है ना? इसे हम नाम क्या दे रहे हैं, नो कोरिलेशन। हाँ है ना? लेकिन अगर 0 से 2.5 तक, 0.25 तक हो, 25 तक हो, तो इसे बोला जाएगा कोरिलेशन है पॉजिटिव पर लो है। अगर 25 से 75 तक हो, तो इसे बोला जाएगा कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है पॉजिटिव। अगर 75 से 1 तक होगा, तो इसे बोला जाएगा कोरिलेशन है और हाई कोरिलेशन है। इसी तरीके से जब इधर बात करोगे,
0.25 नेगेटिव, 0 to 0.25 लो, 0.25 to 0.75 मॉडरेट, 0.75 टू -1 हमारा क्या आ जाएगा, हाई कोरिलेशन। इस तरीके से इसे क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि यहीं पे आपका रिश्ता लाए करेगा, या तो पॉजिटिव रिश्ता होगा या नेगेटिव रिश्ता होगा, या तो पॉजिटिव वीक रिश्ता होगा या ठीक ठाक रिश्ता होगा या स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा या फिर परफेक्ट ही रिश्ता होगा। इसी तरीके से नेगेटिव वाले भी फ्लो कर रहे हैं। डिग्री क्या है कोरिलेशन का, कहां कहां कोरिलेशन बैठ सकता है, ये अपने को बिल्कुल क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। आगे बढ़ते हुए अब कोरिलेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे। दो चीजों में रिश्ता है कितना हमने डिफाइन कर दिया कि अगर इतना रिश्ता हुआ तो ऐसे, इतना रिश्ता हुआ तो ये, इतना रिश्ता, सबका स्केल तो डिफाइन कर दिया, लेकिन इस वैल्यू तक पहुंचोगे कैसे। तो उसके लिए कोरिलेशन को डिटरमाइन करने के हमारे पास 3 मेथड्स है। कौन कौन से? सबसे पहला तरीका है स्कैटर डायग्राम, देन हमारे पास है कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड थर्ड है स्पियर्समैन्स रैंक कोएफिशिएंट मेथड। तीनों मेथड्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की। स्कैटर डायग्राम एक सबसे सिंपल मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल को आप डालोगे y एक्सिस पे, दूसरे को डालोगे x एक्सिस पे। मान लेते हैं y एंड x की हमारे पास कुछ वैल्यूज है, से 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, हाँ है ना। अब मैं क्या करूंगी, लोकेट करूंगी इन्हें। यहां पर मैं स्केल बना लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर भी बना लेती हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, हाँ है ना। नाउ 5 एंड 4 पे पहला पॉइंट बनेगा, ऊपर से 5 यहां से 4, ये बन गया पॉइंट। देन 3 एंड 2, यहां से y का 3 एंड इसका 2, ये बन गया पॉइंट। देन 1 एंड 0, इसका 1 इसका 0, यहां पे बन गया। जब आप इस तरीके से डायग्राम बना रहे हो उसको बोला जाता है स्कैटर डायग्राम। आपने क्या करा, आपने डॉट्स लगा दिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को यूज करके। तो जब भी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा आपका ग्राफ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉजिटिव का मतलब सेम डायरेक्शन में चीजें बढ़ रही है, दोनों या तो बढ़ रही है, दोनों या तो घट रही है। तो हमेशा आपका स्लोप कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, राइट। अगर सारी पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो वो परफेक्टली पॉजिटिव होगा। यहां पर चीजें थोड़ी सी फैली हुई है ना, इसे हम कहेंगे कि हाई कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है। इसे हम क्या कहेंगे, ठीक ठाक कोरिलेशन है, लो कोरिलेशन है, क्योंकि डॉट्स बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, पॉइंट सारे इधर उधर है। इसी तरीके से नेगेटिव की बात करें, परफेक्ट नेगेटिव है, ये हाई या मॉडरेट कह सकते हैं, यहां हम बोल देंगे कि लो कोरिलेशन है। अगर हम बात करें कि कोई लाइन पता ही नहीं लग रहा है, नीचे बनेगा लाइन, ऊपर की तरफ स्लोप करता हुआ बनेगा, तो यानी कि उधर कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो नो कोरिलेशन का सीन है। स्कैटर डायग्राम हमें समझ में आया कि हमें कैसे चीजें बताएगा। तो हम चलते हैं अब कार्ल पियर्सन्स मेथड पे। ये क्या बोलेगा, इसने क्या किया, अपनी स्टडी करके हमें एक फॉर्मूला दे दिया, कहा कि एक काम करो, चुपचाप से इस फॉर्मूले में वैल्यू करो पुट एंड तुम लोगों को अपना कोएफिशिएंट पता लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या दिया गया, ये है आपका फॉर्मूला, हाँ या ना। अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो, यहां पर है सिग्मा एक्स वाई, क्या है, सिग्मा एक्स वाई, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई का टोटल करने का, हाँ या ना। नाउ अब मैं एक्स और वाई का टोटल कर दूं, नहीं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है सिग्मा, लेट मी चेंज इट, सिग्मा एक्स एंड वाई। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेटिस्टिक्स में बहुत बार आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो, कैपिटल और स्मॉल का फर्क होता है। कैपिटल किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल किसी और। यहां पर हमें स्मॉल पिकअप करने को कहा गया, कैपिटल पिकअप करने को नहीं कहा गया। तो स्मॉल कैसे पिकअप करना है, देखो सबसे पहले हमें मीन निकालना है एक्स और वाई का। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्स का अगर मीन निकालने का है तो कैसे निकलेगा, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, मीन की वैल्यू आ जाएगी,
हाँ है ना, सबसे पहले x का और y का मीन निकाल लो, कह रहे निकल जाएगा मीन। उसके बाद कहते हैं मीन डेविएशन निकालो x की एंड उनको साइन दे दो स्मॉल x का, यानी कि हमें यहां पर क्या करने का है, समझ लो यहां पर वैल्यू आ जाती है 2.5 मान ले एक बार, हाँ रैंडमली लिख लिया मैंने। अब 2.5 में से सबको क्या करो, माइनस कर लो, आपके पास कुछ ना कुछ x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जो y का मीन निकलेगा उसको भी क्या कर लो, इसमें से सब में माइनस कर लो, आपके पास कुछ ना कुछ स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे और क्या क्या चाहिए, x मल्टीप्लाई बाय y चाहिए, ठीक है x आ गया y आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x y की। और फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर। तो ये जो डेविएशन निकाला है इसको स्क्वायर कर दूंगी, हर इंडिविजुअल डेविएशन को, जो डेविएशन निकाला है हर इंडिविजुअल डेविएशन को स्क्वायर कर दूंगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या बोला, एक्स का डेविएशन निकालो एक्स स्क्वायर निकाल लो, एंड जो एक्स स्क्वायर सब आ गए उसको फिर क्या कर लो, टोटल कर लो, सिग्मा कर लो, ये आ जाएगा। इसी तरीके से y का डेविएशन निकालो, स्मॉल y फाइंड आउट कर लो, फिर y स्क्वायर फाइंड आउट कर लो एंड स्क्वायर का टोटल उठा लो। अब आपको क्या करना है, फाइनली आपके पास एक्स वाई आ गया, लास्ट कॉलम में उसका टोटल उठाने का है, वो यहां पे पुट हो जाएगा। उसके बाद रूट में आपको क्या क्या पुट करने का है, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि ये वाला उठाने का है, एंड सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि ये वाला कॉलम उठाने का, यानी कि 1 2 और 3, ये 3 कॉलम्स उठा के हम यहां पे पुट करेंगे एंड हमारा क्या आ जाएगा, कोरिलेशन की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। ये है सबसे पहला मेथड, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आता है अज्यूम्ड मेथड, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस बदलेगा ये कि आप मीन फाइंड आउट नहीं करोगे, इनमें से ही किसी वैल्यू को मीन मान लोगे। जैसे कि मैं मान लूं कि 2 मेरा मीन है, तो अब जो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी उसके लिए मीन नहीं फाइंड करूंगी, जो डेविएशन मैं फाइंड कर रही हूं उसके लिए मुझे मीन फाइंड करने की जरूरत नहीं, मैं 2 से ही सबका डेविएशन कि कितने दूर है सब 2 से, वो सीधा यहीं से फाइंड कर लूंगी। ठीक है, क्या किया मैंने, अज्यूम कर लिया मीन एक्स एंड वाई के लिए, फिर मीन डेविएशन निकालो एक्स सीरीज का एंड डिनोट दीज डेविएशंस बाय डीएक्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने मीन अज्यूम किया हुआ है इसीलिए मैंने इसे स्मॉल एक्स का साइन ना देके डी और स्मॉल एक्स का साइन दिया, एंड इसका यहाँ पे मैंने सिग्मा निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, जो भी मेरे पास ये dx आया है, dx का जो टोटल है उसको स्क्वायर करना है, नहीं, इसमें आपको यही चीजें नोट करनी होंगी। अगर मैं लिख रही हूं सिग्मा ऑफ dx स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि सिग्मा dx के कॉलम का करना है। हाँ, किसको बात समझ में आ रही है। एंड अगर मैं लिख रही हूं सिग्मा dx का होल स्क्वायर, यानी dx का सिग्मा उठाने का है एंड उसका होल स्क्वायर करने का। नहीं समझे मेरी बात, देखो मैं समझाती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, सिग्मा dx स्क्वायर, यहाँ पे आपको dx का कॉलम दिख रहा है, dx स्क्वायर का कॉलम दिख रहा है, यानी कि आपको बोला गया कि इस कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करो। समझ लो आ गई 2 3 4 1 आ गई, हाँ है ना। कहते अब इसको सिग्मा करो, कितना बन रहा है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10। इसमें ये वैल्यू पिक करने को कहा गया है, लेकिन जब बोला है सिग्मा ऑफ dx का होल स्क्वायर, उसका मतलब है जो dx है ना आपके पास, कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। ये 4 उठाओ एंड इस 4 का स्क्वायर कर दो। किसको बात समझ में आ रही कि ये दोनों चीजें अलग कैसे, आप कहोगे यहां भी सिग्मा है, यहां भी सिग्मा है, यहां भी dx है, यहां भी dx है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर। फर्क क्या है, यहां पे dx को स्क्वायर करके सिग्मा किया गया है, यहां पे dx उठाकर, dx का सिग्मा उठाया गया, उसको स्क्वायर किया गया। यानी कि एक जगह पे हम स्क्वायर को सम कर रहे हैं एंड एक जगह पे हम सम करने के बाद स्क्वायर कर रहे हैं। होपफुली ये बात हमें समझ में आई। उसके बाद हम लोग सेम चीज y के साथ रिपीट करेंगे, y में जो भी हमने अज्यूम किया उससे dy निकाल लेंगे
एंड dy का सिग्मा निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे कॉलम को। फिर हम लोग जो हमारा dy स्क्वायर है उसे फाइंड आउट कर लेंगे, उसका सिग्मा निकाल लेंगे, एंड जो हमारे पास सिग्मा आया है dy कॉलम का उसको स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, लास्ट चीज हमें यहां पर क्या चाहिए इज dx इंटू dy, यानी कि dx है dy है, इनको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा उठाने का, यानी कि ये वाली चीज अपने को यहाँ पे उठा लेंगे। फिर आपके पास आ जाता है फॉर्मूला, सिंपल क्या कर दो यहाँ पे पुट कर दो नंबर ऑफ टर्म्स n की कितनी नंबर है 1 2 3 4, उसके बाद सिग्मा dx dy जो आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हो, माइनस सिग्मा dx हम लोग फाइंड कर चुके हैं राइट, हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy हम लोग फाइंड कर चुके हैं ये, हाँ या ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगेन नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा dx स्क्वायर, कहा है सिग्मा dx स्क्वायर, ये रहा, हाँ या ना। देन हमारे पास है माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, ये रहा, सिग्मा dy स्क्वायर, ये रहा, सिग्मा dy का होल स्क्वायर, ये रहा, एंड हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। कुल मिला के ये आपका मेमोराइजेशन वाला पार्ट आ जाता है, इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत देना। कोरिलेशन आपको पेपर में ज्यादातर पूछते भी है, तो इस मेथड को अवॉइड करके डायरेक्ट मेथड से ही पूछा जाता है। अदरवाइज लास्ट आपके पास ये मेथड है, अगला भी हमारे पास मेथड है, पर ये पेपर में जनरली पूछा नहीं जाता। ये हमारे पास है तीसरा तरीका, इसमें भी शुरुआत वैसे ही होगी। आप सबसे पहले अज्यूम कर लोगे मीन एक्स एंड वाई के लिए, सिमिलरली आप क्या फाइंड कर लोगे dx फाइंड कर लोगे, dy फाइंड कर लोगे। डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर dx डैश है, dx डैश है, ये हमारे पिछले सम्स में नहीं था। कैसे आया ये, आपने कुछ कॉमन निकाल लिया। बेसिकली जो चीजें आप मीन में करके आए हो ना, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और फिर तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, यहां पर भी सेम ही हो रहा है। पहले इन्होंने क्या किया, मेन फाइंड आउट करके निकाल दिया, फिर क्या किया, अज्यूम करके निकाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, जो अज्यूम करके हमने डेविएशन फाइंड की है उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेंगे, सब में क्या कर देंगे। मान लो dx की वैल्यू आ गई 10 20 30 40, तो dx डैश में मैं क्या करूंगी, 10 सब में से कॉमन निकाल लूंगी, 1 2 3 4 रह जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, तो हम इसी तरीके से अब dx dy ढूंढ लेंगे, सारा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन हमारे पास dx डैश का सिग्मा होगा एंड dy डैश का सिग्मा होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। रूट में हमारे पास dx डैश का स्क्वायर है, यानी कि हमें ये वाला कॉलम सारा क्या करना है, ऐड करना है, एंड dx डैश का होल स्क्वायर है, यानी कि ये वाले कॉलम का हमें क्या उठाना है, टोटल उठाकर उसे स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय n। सेम dy के लिए, एंड आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। आप ये स्टेप्स नोट कर सकते हो, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे चीजें याद रखने में कि कौन सी चीज किस तरीके से ढूंढी जाएगी। ये चीज अगर आपको आता है, याद है, तो ये आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फाइंड करने लग जाओगे जब 4 5 6 सम प्रैक्टिस करोगे तो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है, रैंक कोफिशिएंट मेथड। तो बेसिकली ये स्पियर्समैन का तरीका है। इसमें वो क्या करता है, कोरिलेशन फाइंड करता है पहले, लेकिन रैंक असाइन करता है। लाइक 2 जजेस है जिन्होंने क्या किया, 5 कंटेस्टेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, एंड 2 जजेस क्या करेंगे, इन्हें रैंक दे देंगे कि मैं इसे पहला मानता हूँ, इसे दूसरे नंबर पे रखना चाहता हूँ, इसे तीसरे। अब उनके बीच में, उन जजेस के बीच में जब हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रैंक असाइंड है इसलिए रैंक कोफिशिएंट से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमैन ने हमें मेथड दिया था 1904 में, एंड here we give ranks to variable which are checking the correlation and then apply the following। ये फॉर्मूला इसका, ये अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। देखो बेसिकली इसमें भी 3 कैटेगरीज होंगी, जब आपको रैंक्स ऑलरेडी गिवन होंगी, जब आपको रैंक्स गिवन नहीं होंगी आपको खुद असाइन करनी होंगी, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, एंड व्हेन रैंक्स इक्वल होंगी कि 2 जनों का सेम पोजीशन है, फिर क्या करने का, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले जब रैंक्स गिवन है तो कुछ नहीं करना,
यहाँ पे हमें सीधा ये फॉर्मूला लगाने का है। अब इस फॉर्मूला में आपको डी दिख रहा है, डी क्या होता है, रैंक 1 माइनस रैंक 2। डी की वैल्यू क्या होती है, रैंक 1 माइनस रैंक 2। ये रैंक दी हुई है आपको, ये आपको रैंक्स दी हुई है, माइनस कर दो। 1 माइनस 2 कितना हो गया, -1। 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1। 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। 4 माइनस 3 कितना हो गया, हाँ या ना, मैंने कुछ गलत कर दिया। 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 3 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 -1, 4 माइनस 3 1। अब मेरे को इसको क्या करने का है, स्क्वायर करने का है। 1 1 1 1 आ जाएगा, हाँ है ना। अब क्या करूंगी, इसको इसके हिसाब से सिग्मा करने का है, टोटल करने का है। डी स्क्वायर को जोड़ो भाई, 1 2 3 4 आ गया, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 इंटू 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4, 4 का क्यूब माइनस 4। ये मेरा क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। व्हाट इफ ये रैंक्स आपको नहीं गिवन है, फिर डी कैसे फाइंड आउट करोगे। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ये जज 1 ने नंबर दे दिए, जज 2 ने नंबर दे दिए, रैंक पता नहीं है, क्या करोगे। अब कैसे भी रैंक्स दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों जजेस को सेम ही ऑर्डर में नंबर देने, या डिसाइड कर लो असेंडिंग में दूंगा या डिसाइड कर लो डिसेंडिंग में दूंगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, असेंडिंग में दे रही हूँ। सबसे पहला पोजीशन इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका। जज 2 के हिसाब से पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका एंड चौथा इसका। या आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, 4 वाले को 1 भी लिख सकते हो, यानी कि डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, लेकिन दोनों को फिर डिसेंडिंग में करना। अब करोगे, R1 पता लग गया, R2 पता लग गया, चलो ये माइनस 1 माइनस 2 -1, 3 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, चलो स्क्वायर कर दो। 1 1 1 1 कितना आ गया, 6 इंटू अगेन 4 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 4 का क्यूब माइनस 4। यहाँ पे -1 है, पिछले क्वेश्चन में भी था, ये चीज ध्यान रखनी है। वो मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज ही पुट कर रही थी, इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे। ये -1 भी यहाँ पर है, इस चीज का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, राइट। पिछले क्वेश्चन में भी था, ये देखो 1 माइनस, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हुए, अगर रैंक्स रिपीटेड है, देखो ये क्वेश्चन पूछ लेते कई बार, क्योंकि रैंक कोएफिशिएंट में यही वाला मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। दूसरे तो कंपैरेटिवली काफी आसानी से आप सॉल्व कर लेते हो। तो अगर इक्वल रैंक्स है, यानी कि यहां पर नंबर दो, फर्स्ट रैंक किसके पास है, असेंडिंग ऑर्डर में ही दे दे नंबर, हाँ या ना। पहला रैंक है इसके पास, दूसरा इसके पास, अरे इसके पास कौन सा रैंक दे, इसको थर्ड रैंक दे दूं, हाँ रैंक कौन सा दूं, अगर इसको भी 2 दे देती हूँ, फिर दोनों सेम ही पोजीशन पे आए हैं, हाँ है ना। लेकिन फिर तीसरे रैंक की जगह यहां पर खत्म हो गई, मैंने 2 जगह यूज कर ली, मैंने 2 जनों को दिया, यानी कि मैं थर्ड प्लेस भी ऑलरेडी खा चुकी हूँ, मैं सीधा चौथा नंबर दूंगी। 1 2 2 4 इस तरीके से नंबर किए जाएंगे जब रैंक्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या नंबर देंगे, पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, इसका चौथा बनता है ना, पर इसको मिलेगा तो तीसरे वाले जितना है, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है। लेकिन अगर और नंबर होता तो मैं उसे 4 रैंक नहीं देती, मैं उसे 5th रैंक देती, 4th को मैं यहाँ पे इसी के साथ स्किप कर देती। नाउ आ जाओ फॉर्मूला पे, होगा क्या, रैंक्स आ गए, अगेन R1 माइनस R2 करोगे, डी आ जाएगा, फिर उसको स्क्वायर कर लोगे। फॉर्मूला में क्या बदला, 1 माइनस वैसे ही है, 6 वैसे ही है, n क्यूब प्लस n वैसे ही है, हाँ या ना। बदला क्या, सिंपल सी चीज ये बदलेगी कि ये वाली चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। अरे इतना कॉम्प्लेक्स, ये क्या लिख दिया, देखो डी स्क्वायर वैसा ही है, हाँ या ना। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, इसको नाम दिया जाता है करेक्शन, इसको नाम दिया जाएगा कि करेक्शन स्टेप है, जो हमारी कोरिलेशन ये सेम होने की वजह से गलत आएगी, उसको हम करेक्ट करने के लिए ये वाला स्टेप ऐड कर रहे हैं। ये वाला स्टेप क्या होता है, 1/12 m
क्यूब माइनस m। नाउ मतलब क्या है इस बात का, m क्या है यहाँ पे, m है कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी बार नंबर रिपीट हुआ, 2 बार, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2। जितने भी नंबर्स रिपीट होते जाएंगे उतनी बार आपको ये करेक्टिव मेजर लगाना पड़ेगा। करेक्टिव मेजर सिर्फ इतना ही है 1/12 m3 माइनस m, और ये उतनी बार लगेगा जितनी बार अलग अलग नंबर्स रिपीट हो रहे। मान लो 20 3 बार आता तो 20 के लिए एक ही बार ये लग जाता। यहां पर मैं क्या लिख देती, m की वैल्यू, m बताता है मुझे कि रेपिटेशन कितना है, तो रेपिटेशन कितना था, अगर 20 का मान लो एक और 20 होता तो रेपिटेशन कितना हो जाता, 3 बार हो जाता, तो 3 का क्यूब माइनस 3। यहां पे 20 का करेक्शन डन हो गया। मान लो यहां पे 30 भी क्या होता, 3 बार होता, तो 30 के लिए मुझे एक और करेक्टिव मेजर लगाना पड़ता, यानी कि सेकंड क्या करना पड़ता मेरे को, यहां पे ये कर दिया 20 के लिए, फिर 30 के लिए मुझे 1/12 फिर से करना पड़ता m क्यूब माइनस m। 30 कितनी बार आया यहां पर, 2 बार आया, तो 2 का क्यूब माइनस 2। मान लो यहां पे 20 भी रिपीट होता, एक और बार लिखा होता, तो क्या करती, इन दोनों के साथ एक और करेक्टिव मेजर लगाती, क्या लिखती, 20 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 का क्यूब माइनस, यानी कि जो m है वो मुझे बताता है कि नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। एंड ये पूरा करेक्टिव मेजर दैट इज 1/12 अपॉन m का क्यूब माइनस m, ये मैं उतने नंबर्स के लिए लगाऊंगी जितने नंबर्स रिपीट हो रहे, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है वो m में आएगा। यानी कि देखो सिंपल समझते हैं, यहां पर 20 2 बार रिपीट हो रहा है, 30 2 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये मेरी वैल्यू डिसाइड करेगी m की। यहां पर मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 2 का क्यूब माइनस 2। यहां पर क्या लिखूंगी, 30 के लिए 2 का क्यूब माइनस 2। लेकिन ये 1/12 आएगा कितनी बार वो डिसाइड कौन करता है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इस सम में सिर्फ 2 ही नंबर्स रिपीट हो रहे थे, एक 20 और एक 30, इसीलिए ये जब सॉल्व करूंगी तो 1/12 के साथ ये वाला जो पूरा करेक्टिव मेजर है ये सिर्फ एक बार लगेगा, 20 के लिए एक बार लगेगा, 30 के लिए। समझ आ गया। मान लो यहां पर एक और 10 भी रिपीट होता तो एक और बार लग जाता। m की वैल्यू क्या होती, उसमें 10 कितने हैं, 2, तो m की वैल्यू क्या होती, 2 ही होती। मान लो एक और 10 है इस सीरीज में, तो यानी कि 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, यानी कि जो तीसरा करेक्टिव मेजर यहाँ पे ऐड होता है 1/12 ये वाला, इसकी वैल्यू m की 2 नहीं होती, कितनी होती, 3, क्योंकि 10 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। बोलोगे इसको बात बिल्कुल ही समझ में आ गई, हाँ या ना। ये है कुल मिला के आपका चैप्टर को रिलेशन का। होपफुली समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप हमसे बात करना चाहते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।